बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीकॉम पार्ट 2 का फाइनल अकाउंट जो है वो जनाब करना स्टार्ट किया है, एडवांस्ड अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4, और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को मुकम्मल समझने के लिए आपको ज़ाहिर है मुकम्मल देखना जरूरी होगा। शॉर्ट टाइम पीरियड में इसको एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया जा सकता। सो अगर वीडियो जो है वो थोड़ी लेंथी हो तो मुकम्मल देखने से ही फायदा होगा। कोशिश करूंगा कि इसका, क्योंकि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन अलग से अपलोड नहीं किया हुआ, तो उस इंट्रोडक्शन वाली चीजों को भी लाइट सा साथ में एक्सप्लेन कर दूं। फॉर्मेट अलबत्ता आप लोगों को बड़े अच्छे से आता है कि आपने पार्टिकुलर अमाउंट लिखना है, उसके बाद ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट है और उसमें भी आपको पता है पार्टिकुलर अमाउंट लिखते हो, और इधर जो है वो आप लोगों की बैलेंस शीट है, लायबिलिटी और एसेट साइड, और ऊपर जो चीजें लिखते हैं नेम, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फॉर द ईयर एंडेड वो डेट, और सेम बैलेंस शीट में एज ऑन 31 दिसंबर डेट जो है वो लिखते हैं। तो मेरे बेटा देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11, उसने हमें क्या क्या दिया है। कहता है स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ये 1 जनवरी का स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक जब क्वेश्चन में मौजूद हो तो यहां से हमें बहुत बड़ा हिंट मिलता है कि हमने यहां ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना होता है। अलबत्ता उसने क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं ये बात कर दी होती है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएं, जैसा कि रिक्वायरमेंट एंड पे लिखा हुआ है प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ये ओपनिंग स्टॉक है, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस वाली साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाएगा। उसके बाद रिटर्न, 2 रिटर्न दी हुई है, एक रिटर्न डेबिट साइड पे है, एक क्रेडिट साइड पे है। मेरे बेटा इसको समझने के लिए आपको सेल और परचेज का पता होना चाहिए। परचेज जो है वो आपका एक्सपेंस है, वो डेबिट होता है हमेशा, और जो परचेज रिटर्न है वो ज़ाहिर है फिर क्रेडिट साइड पे आएगी, और सेल्स जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू है, ये आपका क्रेडिट होता है हमेशा। तो जो सेल रिटर्न है वो उसका उलट होगी, वो डेबिट साइड पे आएगी। तो यहाँ जो डेबिट वाली रिटर्न है वो सेल रिटर्न है, जो क्रेडिट वाली रिटर्न है वो परचेज रिटर्न है। उसके बाद सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये चीजें बनाने का खर्चा है। हमने बात की हुई है कि चीजें बनाने और खरीदने के जो खर्चे हैं वो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंसीडर करने हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस हमने लिखने होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे, लिहाजा ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। लोन है, बैंक से लिया है, और साथ में उसने 9% भी लिखा है। लोन जो है ये तो लायबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर 9% इंटरेस्ट भी हमने पे करना है। अगर तो अभी नीचे जाके हमने पढ़ा तो इंटरेस्ट आ चुका हुआ, फिर तो ओके, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन में मौजूद ना हुआ तो फिर वो जो 9% हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी होगा और साथ में लायबिलिटी में भी जाएगा। फिलहाल मैं लोन को जो है वो लायबिलिटी कह के तो आगे जा रहा हूं। उसके बाद है ऑफिस सैलरीज इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद जनाब डायरेक्टर रेम्युनरेशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फ्री होल्ड प्रीमिसेस फिक्स एसेट, फर्नीचर फिक्स एसेट, कैश इन एंड करंट एसेट, प्रॉफिट एंड लॉस, पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे जाएगा। उसके बाद में बेटा इन्वेस्टमेंट एसेट है, फिर आगे चले तो डेटर, करंट एसेट और शेयर कैपिटल लायबिलिटी है, परचेज एंड सेल, ये भी इसने इकट्ठी दी हुई है। जो डेबिट साइड पे है वो परचेजेस है, और जो क्रेडिट साइड पे है वो सेल्स है। डायरेक्ट रेवेन्यू, डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज है, और डायरेक्ट रेवेन्यू सेल्स है। क्रेडिटर लायबिलिटी कैरी जो है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियरिंग चार्जेस जो है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसके अलावा जनाब इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आ गया जनाब, बैंक लोन। लेकिन चेक ये करना पड़ेगा कि हमने जो बैंक से कर्जा लिया है वो 25,000 रुपया लिया है, उस 25,000 के ऊपर 9% इंटरेस्ट है, कितना बनता है 2250। लेकिन यहां जो उसने इंटरेस्ट दिया हुआ है वो 1125 दिया हुआ है। इसका मतलब 1125 हम इंटरेस्ट पे कर चुके हैं और 1125 अभी इंटरेस्ट पे करना है। तो जब हम यहां आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में तो यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1125, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 1125, प्लस करके तो अंदर जो है वो लिखेंगे 2250, और जब बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड पे वहां पर सिर्फ 1125 वो वाला लिखेंगे जो भी हमने पे करना है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो होगा। फिर मेरा बेटा आगे मजीद बात बढ़ाए तो उसने हमें बताया ऑडिटर फी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, डेफर्ड कॉस्ट है, ये हमारा एसेट होती है। और उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी फिक्स एसेट, कैश एट बैंक करंट एसेट, एडवांस टैक्स पे कर दिया है, ये भी हमारा करंट एसेट है। एडजस्टमेंट में उसने हमें क्लोजिंग स्टॉक बताया, 2 जगहों पर लिखा जाता है क्लोजिंग स्टॉक, एक तो डायरेक्ट रेवेन्यू वाली साइड पे ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा करंट एसेट के तौर पर।
उसके बाद मेरा बेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस में ऐड होती हैं। वो कह रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है 1380 है और ऑफिस सैलरी जो है वो 1500 है, जो अभी तक पे नहीं की, तो अनपेड है। तो ये दोनों जो है वो अपने मुतलका एक्सपेंस में ऐड हो जाएंगी। वेजेस जो है वो वेजेस में ऐड हो जाएगी और जो सैलरी है वो सैलरी में। वेजेस जो है ऊपर उसने लफ्ज वेजेस कोई नहीं बोला हुआ, लेकिन उस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, ऐसे ही ना, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में हम उसको जाके ऐड कर देंगे वेजेस को। उसके बाद मेरा बेटा उसने हमें डेप्रीसिएशन बोली है। डेप्रीसिएशन जो है ये हमारा एक्सपेंस है, एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, दूसरा एसेट की वैल्यू में से माइनस होगा। और क्या वेजेस ने अलग से दी हुई है? नहीं दी ना, तो उसको सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में ऐड कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस जो है ये भी तो डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये चीजें बनाने के ऊपर खर्चा है। वेजेस जो है ये मजदूरी है, ये चीजें बनाने की मजदूरी है। तो जो चीजें बनाने की मजदूरी है वो हमने मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर ऐड करके लिख दें। अगर आपने ऐड नहीं किया तो कोई बात नहीं, लेकिन है ये बहरहाल डायरेक्ट एक्सपेंस। आगे चलेंगे तो इन्वेस्टमेंट की उसने मार्केट वैल्यू कह रहा है कि 25,000 हो गई है, जबकि ऊपर हमने इन्वेस्टमेंट पड़ी है वो 24,000 रुपए की है। याद रखें जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो हम उसको नहीं नोट करेंगे, इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो फिर उसको नोट करेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट से मुतालिक भी एक और बात है, अगर इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग रन, अगर इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग रन, एक होती है इन्वेस्टमेंट शॉर्ट रन, एक होती है लॉन्ग रन। अगर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो इसको कुछ भी नहीं करेंगे। अगर शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो तो उसको हम जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उस लॉस को शो करते हैं एक्सपेंस के तौर पे जो कम हुई है। सर हमें कैसे पता चलेगा कि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग रन है कि शॉर्ट रन है? अगर इन्वेस्टमेंट के साथ लिखी हुई है परसेंटेज तो ये लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए तो उसको यहां नोट नहीं करेंगे, और अगर शॉर्ट रन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो जाए तो उसको यहां इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे नोट, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्वेस्टमेंट है ये शॉर्ट रन है क्योंकि इसके साथ परसेंटेज नहीं लिखी हुई, लिहाजा ये जो 1000 रुपया इसकी वैल्यू कम हुई है कि हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में लॉस जो है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे शो होगा। और साथ में जब बैलेंस शीट में जाएंगे, सॉरी अगर कम हो तो कम तो नहीं हुई जी, दोबारा इसको देख लें। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऊपर जो है वो 24,000 दी है, नीचे 25 है, ये तो बड़ी है, लिहाजा इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर कम हो जाती फिर हमने यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी शो करना था और बैलेंस शीट में जो है वो जाके इन्वेस्टमेंट में से उतनी वैल्यू कम भी करनी थी जितनी कम होनी थी। फिलहाल यहाँ कुछ भी नहीं होना क्योंकि मार्केट वैल्यू बड़ी है, कम नहीं हुई। डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है कि टैक्स के ऊपर प्रोविजन है, टैक्स की प्रोविजन, साथ में डिविडेंड है और ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। ये तीनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे जाएंगी क्योंकि ये प्रॉफिट में से पैसे निकाल के बनाई जाती हैं। तो ये ले मेरा बेटा क्वेश्चन जो है वो आप मुझे करवाना स्टार्ट करें। हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बोले 93210। दूसरे नंबर पे हमने यहां लिखना होता है परचेजेस। परचेजेस कितनी है? 359105। इसमें से माइनस करना है हमने परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न को हमने माइनस करना है तो लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न। कितनी है? 4925। माइनस किया तो 354180। ले जनाब, इसके बाद बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। याद रखें स्टूडेंट्स, हमने यहां हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस लिखने हैं जिनकी पहचान है चीजें बनाने और खरीदने के खर्चे। तो बाकी कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? सन्ड्री मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है। स्पेलिंग आप लोग कंप्लीट लिखिएगा। कितने हैं? 19,620। इसमें ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी है वो? 1380। टोटल किया तो 21,000। जी बेटा, बाकी और कौन कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस है, चीजें खरीदने पर आने वाला किराया 2450। क्लियरिंग चार्जेस 12,500। ये हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख लिए हैं। आप इधर हमने लिखने हैं डायरेक्ट रेवेन्यू। सबसे पहला डायरेक्ट रेवेन्यू हम लिखते हैं सेल्स
5,84,750। इसमें से लेस करेंगे सेल रिटर्न को, लेस सेल रिटर्न 6340 माइनस किया तो 578,410। ये जो जवाब आ चुके हैं, इसके बाद हमने यहां लिखना होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहां उस सूरत लिखा जाता है जब वो एडजस्टमेंट के अंदर हो। बोले 63,64,240। ले जनाब, अब हम करेंगे टोटल। जो बड़ी साइड है वो दोनों तरफ छोटे वाली उसमें से माइनस, ये बड़ी साइड है 64,26,50। ले जी 6,42,650। ये हमारी टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस करें तो हमें जो मिलेगा वो है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखा जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 159,310। ये ग्रॉस प्रॉफिट, ये ट्रेडिंग और मुकम्मल हो गया। डायरेक्ट एक्सपेंस लिए हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू लिए है, और उसके बाद अभी मैं रिपीट कर दूंगा ये चीजें होती क्या है। जी मैं बेटा, अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके लिए हमने पहले ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन को ले आना इधर, और इधर ग्रॉस प्रॉफिट के साथ बीडी लिख देना, ब्रॉड डाउन 159,310। अब तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिखेंगे और इनडायरेक्ट रेवेन्यू लिखेंगे। ऑफिस सैलरी 34,500। इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग भी है, वो ऐड करनी है। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी जी 1,500, 36,000 जी। डायरेक्टर रेमुनरेशन 13,230। स्पेलिंग कंप्लीट लिखना है स्टूडेंट्स। ऑडिटर फी 11,620। बैंक से कर्जा लिया है तो कर्जे के ऊपर हमने इंटरेस्ट पे करना है, तो यहां लिखना होगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 11,25। इसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है? वो इंटरेस्ट जो अभी तक पे नहीं किया। क्या मतलब सर? भाई हमने बैंक से कर्जा लिया था कितना? 25,000। इसके ऊपर कितने परसेंट सूद है? 9%। तो वो क्या आंसर आता है? 22,50। इंटरेस्ट तो 22,50 बनता है लोन के ऊपर, और हमने कितना पे किया है? 11,25। जो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं ये वो हैं जो पे कर चुके हैं, तो हमने तो 11,25 पे किया, जबकि हमने पे करना था 22,50। तो कम पे किया, जितना कम पे किया वो यहां ऐड करेंगे। ऐड आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट वो है 11,25, दोनों मिलके 22,50। अब ये जो 11,25 हमने यहां ऐड किया, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे भी जाएगा। डेप्रीसिएशन स्पेलिंग पूरे लिखने हैं। ऑन फर्नीचर, फर्नीचर कितने का था? 7,500 का। कितने परसेंट? 10%, 750। और डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितने की है जी? 74,200 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100 क्या यार? 11,130 हमारी डेप्रीसिएशन प्लांट किया और मुकम्मल हो गया। ले जनाब, इनडायरेक्ट रेवेन्यू भी हमारा है नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप जरा एक मरतबा सुन लें, ऐसे खर्चे जो चीजें बनाने और खरीदने के हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ऐसे खर्चे जो चीजें बेचने और कारोबार चलाने के ऊपर आए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। ये इंतहाई सिंपल फॉर्म में आपको बता रहा हूं। और रेवेन्यू क्या है? डायरेक्ट। ऐसी तमाम आमदनियां जो हमें असल कारोबार से मिले वो हमारे लिए डायरेक्ट रेवेन्यू है, और असल कारोबार के अलावा हम अगर कहीं से कोई पैसे अर्न कर रहे हैं तो वो हमारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। टीचिंग मेरा असल प्रोफेशन है, यहां से जो मैं पैसे कमा रहा हूं वो मेरे लिए डायरेक्ट रेवेन्यू है। टीचिंग से हटके कोई छोटे मोटे मुझे पैसे जो है वो मिल जाते हैं थोड़े बहुत, जैसा कि फर्ज कर लें मैंने जनाब पेपर चेक किए हैं तो पेपर चेक करने से मुझे कुछ पैसे मिले हैं, या मैंने जो है वो कोई टेस्ट वगैरह लिए, मेरे पास वो रद्दी पड़ी हुई है, वो रद्दी सेल कर दी, पैसा मिला, तो ये मेरे लिए इनडायरेक्ट रेवेन्यू है। तो इनडायरेक्ट रेवेन्यू को यहां लिखते हैं। बहरहाल टोटल हमने किया तो 1,59,310 1,59,310 माइनस इसमें से किए तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंस
84,330 ये हमारे पास है जनाब नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हमने उठाना है और लेके चले जाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पे, इसकी क्रेडिट साइड पे दो प्रॉफिट लिखते हैं, एक करंट ईयर का प्रॉफिट, एक लास्ट ईयर का प्रॉफिट। जो लास्ट ईयर का वो बुक से मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर जी कितना है 19,320। और जो करंट ईयर प्रॉफिट है, करंट ईयर प्रॉफिट वो हमें ये वाला लेना है जो अभी आया हमारे पास 84,330 84,330। और यहां पर हमने वो तमाम एक्सपेंसेस लिखने हैं जो हमने प्रॉफिट में से पैसे निकाल के पे करने होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। और आमतौर पे वो चीजें हमें मिलती हैं एडजस्टमेंट में से। जी मेरा बेटा, 30% ऑफ नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स के ऊपर कितने परसेंट हम प्रीमियम ले रहे हैं 30%। तो आपका जो नेट प्रॉफिट है ना, इस नेट प्रॉफिट का 30% लें, 84,330 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 100। वो जो जवाब आएगा उसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,299 या 99। जी आगे चलें। डिविडेंड, डिविडेंड हमने शेयर कैपिटल के ऊपर लेना है कितने परसेंट 15%। तो हमारा शेयर कैपिटल कितना सवाल में 2 लाख का 15% लें तो 30,000। और जनरल रिजर्व 10,000। ले मेरा बेटा ये साथ में याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे आने वाली वो तमाम चीजें जो एडजस्टमेंट में से ली जाएं वो बैलेंस शीट में भी बतौर लायबिलिटी के लिखी जाती हैं। टोटल 103,650 माइनस किया इसमें से 38,351। तो क्या इसे हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये हमारे पास आ चुका। अब हमने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट की पहले लायबिलिटी साइड बनाएंगे। बोले जी लायबिलिटी में क्या क्या उसने दिया हुआ है। ऑथोराइज कैपिटल तो हमने लिख के क्या करना होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख के तो हमने जनाब उसके नीचे लाइन लगा देनी है, क्योंकि इसको हमने अपने साल का हिसाब कैलकुलेशन के अंदर नहीं बनाना होता। 5 लाख जी। अब उसके बाद शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल है 2 लाख। बैंक से हमने कर्जा लिया है, बैंक लोन 25,000। इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो नीचे जाके लिखेंगे जब करंट लायबिलिटीज लिखेंगे। और क्रेडिटर ये भी करंट लायबिलिटी है, ये भी बाद में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बाद में लिखेंगे। अब जो है नहीं वो तो एसेट है, एडवांस इनकम टैक्स। अब वो वाली चीजें लिख लें, प्रोविजन फॉर टैक्स 25,299 और डिविडेंड 30,000, जनरल रिजर्व 10,000 और प्रॉफिट एंड लॉस ये वाला जो हमने अभी निकाला है 38,351। अब जनाब आप करंट लायबिलिटीज लिखवा दें। क्रेडिटर 31,110, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 11,25, आउटस्टैंडिंग वेजेस स्पेलिंग पूरे लिखने हमेशा 13,80, आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,500। बस जी ये तमाम चीजें हम लिख चुके हैं। अब आगे एसेट्स, फिक्स एसेट्स पहले लिखेंगे, उसमें कौन कौन से हैं। फ्री होल्ड प्रीमिसेस 98,000, फर्नीचर 7,500 और उसमें से 7,500 में से लेस करनी है डेप्रिसिएशन 750, 6,750, प्लांट एंड मशीनरी 74,200, डेप्रिसिएशन लेस की तो 11,130, 63,070, कैश इन हैंड 12,40, डेटर
52,700 Cash at bank. 52,700 कैश एट बैंक 9,765. 9,765 Advance income tax. एडवांस टैक्स 35,000. 35,000 Closing stock. क्लोजिंग स्टॉक 64,240 Preliminary expense. प्रीलिमिनरी एक्सपेंस ये भी वैसे ऊपर आने चाहिए थे 9,000 Investment. और इन्वेस्टमेंट 24,000. 24,000 लेगा बेटा मुकम्मल है। एक चीज जो है स्टूडेंट्स जरा परेशान ना हो जाए, वो क्या कि सारे हमने ये सारे इकट्ठे मिला के लिख देने हैं। अच्छी बात है कि आप अलग अलग लिखें, ऊपर पहले हेडिंग दें कैपिटल की, फिर उसके बाद जनाब आप फिक्स लायबिलिटीज, फिर उसके बाद नीचे करंट लायबिलिटीज और रिजर्व वगैरह, करंट लायबिलिटी एंड फिर रिजर्व पहले, उसके बाद उस तरफ फिक्स एसेट्स की पहले हेडिंग दें, फिर उसके बाद जनाब आप जो है वो करंट एसेट की हेडिंग दें और उनके नीचे चीजें लिखें। क्वेश्चन में अपनी कोई भी इलस्ट्रेशन जो है बुक में चेक कर लें, जिस तरह से उसने फॉर्मेट बनाया है उस तरह से बना लें। यहाँ क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना मकसद था कि इसमें क्या है और कैसे करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मजीद इंशाल्लाह हाजिर होंगे। कीप वॉचिंग आफ्ताब अतारी ऑफिशियल।